हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। तो ऑलरेडी क्लास 8 की सीरीज़ में हमने काफ़ी चैप्टर्स देख लिए, जैसे कि साउंड देख लिया है, फोर्स देख लिया है। आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो बेटा जी, आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप स्विच को जैसे ही प्रेस करते हो तो बल्ब जल जाता है, फैन चल जाता है, गीज़र चल जाता है ना। तो आखिर ये होता क्यों है, कैसे होता है ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स क्या क्या है, और इलेक्ट्रिक करंट के कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके के सर्किट में किस तरीके के पाथ पर फ्लो करता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। What is इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? वाटर को फ्लो होते हुए देखा है? तो जो वाटर फ्लो होता है ना पाइप से, वो वाटर करंट है। अगर इमेजिन करो कि एक क्लास है जिसमें सारे स्टूडेंट्स एक लाइन में है, एंड एक बुक है जो हर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को पास किए जा रहा है, और ये जो पास कर रहे हैं बुक, ये कॉन्स्टेंटली एक ऑर्डर में हो रहा है, तो आपको एक फ्लो देखने को मिलेगा। वैसे ही जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, स्मूथली फ्लो करने लगते हैं, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बुलाते हैं। जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स या आयंस, चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन्स या आयंस स्मूथली फ्लो करने लगते हैं, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बुलाते हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ अब हम इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स क्या हैं? आप अपने आसपास देखते हो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही जो है आपका बल्ब ग्लो करता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का ही एक इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर देता है? हीट एंड लाइट। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट। इसकी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स हीट, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का ही इफेक्ट है। आपके यहाँ स्विच आपके यहाँ बेल है, तो बेल रिंग कैसे करती है? तो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट वर्क करता है। इलेक्ट्रिक करंट का ही वो भी एक इफेक्ट है। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क करती है। वो भी इलेक्ट्रिक करंट का ही एक इफेक्ट है। उसके अलावा
आप जो सुंदर सुंदर सी ज्वेलरीज पहनती हो, मम्मी लोग आपकी सुंदर ज्वेलरीज पहनती हैं, तो कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगती है, ऐसा लगता है कि गोल्ड की ज्वेलरीज है वो। तो वहाँ पर हुआ क्या होता है कि वो कोई और थोड़ा लेस एक्सपेंसिव मटेरियल होता है जिस पर हम गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, यानी कि वो लेस एक्सपेंसिव जो आपका मटेरियल होता है उस पर गोल्ड की एक लेयर जो है वो चढ़ा दी जाती है। वो भी इलेक्ट्रिक करंट का ही एक इफ़ेक्ट है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं इफ़ेक्ट्स के बारे में बार बार डिस्कशंस करेंगे। हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट तो आप समझ ही चुके हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स का स्मूथ फ्लो ही को हम क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बुलाते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, तो वो तो मैंने अभी बताया आपको। हीटिंग इफ़ेक्ट है, ये हीट जनरेट करता है, ये मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देता है। मटेरियल को मैग्नेटाइज कर देता है मतलब ये आयरन जो है उसको एक मैग्नेट बना देता है। केमिकल इफ़ेक्ट भी है इसके, यानी कि ये केमिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिक करंट का ही इस्तेमाल करके हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। तो हम इन्हीं सारे इफेक्ट्स के बारे में इस चैप्टर में समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इन इफेक्ट्स को देखें, हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किस पाथ पर फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करता है? आपके घर में हर जगह क्या इलेक्ट्रिक करंट कहीं भी फ्लो करने लगता है? मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट आपकी वॉल्स पे फ्लो कर रहा है, आपके फ्लोर पे फ्लो कर रहा है? और अगर ऐसा करने लगेगा तो आप लोग को शॉक लग जाएगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक करंट हर जगह तो फ्लो करता नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट का एक स्पेशल रास्ता होता है, पाथ होता है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो ये इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है, इलेक्ट्रिक करंट का जो रास्ता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हमने रोड बनाया हुआ है उसको हम क्या बुलाते हैं? किसको पता है बताओ जल्दी। तो वीडियो पॉज करो और एक कॉपी लेकर के जरूर बैठा करो आप लोग जब पढ़ने बैठा करो। ये बिल्कुल मूवी की तरह नहीं देखना है वीडियो, एक कॉपी लेकर के बैठना है और जब हम डिस्कस करें तो चीज़ें नोट करते जाना है। हाँ, तो जो ये पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को देखने से पहले called इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा दिखता है उसको देखने से पहले हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हमको बनाने के लिए क्या चाहिए। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है ये किन किन चीज़ों से मिल करके बनता है। जैसे आपका जो रोड है उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है ना, गिट्टी, सीमेंट। वैसे ही इस इलेक्ट्रिक सर्किट को, जो सर्किट है उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, ज़रा सा हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हैं वो कंपोनेंट्स जिनको मिला करके, जिनको साथ मिला करके हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। एक एक करके हम हर कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं
सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की। तो सेल इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट सोर्स है। इट इज अ यूनिट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ये सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का। इट हैज 2 टर्मिनल्स। इसके पास 2 टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स बेसिकली 2 एंड्स होते हैं। ये एंड्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये एंड्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स होते हैं। ये क्या मतलब है पॉजिटिव एंड का और नेगेटिव एंड का? और ये सोर्स कैसे है? सेल जो है, कौन सा सेल? वही सेल जो आपके रिमोट में लगा होता है, आपके टॉर्च में लगा होता है। मैं उसी सेल की बात कर रही हूँ। आपके टॉयज में लगा होता है। तो ये जो सेल है, इसके पास चार्ज, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और चार्ज पार्टिकल स्टोर होते हैं इसके एंड्स पर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड की बात कर रही हूँ मैं, तो एक एंड पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल स्टोर होते हैं, दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल स्टोर होते हैं। और जब हम इसे सर्किट, जो कि पूरा हमारा सर्किट अभी मैं बताऊंगी कि कैसे बनेगा, जब हम इस सेल को एक सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो इस सेल से वो जो चार्ज पार्टिकल इन्होंने स्टोर करके रखे होते हैं वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हम तो जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड करंट। तो सेल क्या है? सेल ही वो सोर्स है जहां पर चार्ज पार्टिकल हैं, और जब ये सर्किट में लगाया जाता है तो ये फ्लो होने लगते हैं। इनके पास 2 एंड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको हम टर्मिनल्स बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। Thin and longer line is used for positive terminal and thick and shorter line is used for negative terminal. पतली और लंबी लाइन, मतलब इस सेल को जब हम अभी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हम कुछ साइन का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ हम सेल की इमेज, जिस तरह सेल आप देखते हो उस तरह इमेज ड्रॉ नहीं करेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट ना टू ड्रॉ इमेज ऑफ एवरीथिंग, ड्रॉ इमेज ऑफ सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब। तो हमने क्या किया? कुछ सिंबल्स बनाए, ठीक है, जिससे हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाए। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि हम 2 लाइंस लेंगे जिससे हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो 2 लाइंस, एक लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है, दूसरी लाइन निगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। एक लाइन बहुत पतली होगी और दूसरी लाइन जो है वो मोटी सी होगी। तो ये जो पतली सी लंबी सी लाइन है ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो मोटी सी लाइन है ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। बैटरी, when 2 or more cell combine together, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल जो हैं वो साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनती है? बैटरी। एक सिंगल सेल जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर पाएगा वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, सिंगल सा छोटा सा सेल। तो हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल, जब हमको थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत है तो हम एक सेल का इस्तेमाल ना करके 2 या 2 से ज़्यादा सेल का यूज़ करते हैं। तो उसी को हम क्या बुलाते हैं? बैटरी। बैटरी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नॉट, बट इट इज नॉट ए यूनिट सोर्स, क्योंकि यूनिट सोर्स तो सेल है। तो इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है? इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स। ये 2 और 2 से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि ये 2 या 2 से ज्यादा सेल से बना हुआ है
और ये भी देखेंगे कि इन सेल्स को कैसे आपस में कनेक्ट किया जाता है। बैटरी बनाने के लिए जब दो सेल्स जुड़ते हैं तो वो किस तरीके से आपस में उन्हें जोड़ा जाता है। आपने ये नोटिस किया है कि नहीं कि अगर कभी टॉर्च में गलत तरीके से सेल लग गया तो टॉर्च नहीं जलती है। तो ये जो बैटरी कॉम्बिनेशन है सेल का, तो इन सेल्स को हम कैसे भी कंबाइन नहीं कर सकते, उनको कंबाइन करने का एक तरीका है। तो वो आज हम देखेंगे कि वो क्या तरीका है और कैसे हम कंबाइन करते हैं। एक सेल को दिखाने के लिए हम क्या करते थे, एक पॉजिटिव टर्मिनल लेते थे और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल ले लेते थे, है ना। यहाँ लाइन थोड़ी सी मोटी होती है। ये एक सिंगल सेल को दिखा रहा है। अब हमको अगर बैटरी बनानी है तो हमको दो या दो से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट करना होगा। चलो करते हैं कनेक्ट। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अपोजिट टर्मिनल्स को साथ में कनेक्ट करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अब जो दूसरा सेल लेंगे उसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है हम नेगेटिव वाले के साथ रखेंगे। उसका कौन सा वाला टर्मिनल, पॉजिटिव वाला टर्मिनल। तो ये बन गई आपकी बैटरी। तो आपको याद रखना है कि हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जो टर्मिनल कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हम बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में। ये आपको इसमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि सेल्स को आपस में कैसे कनेक्ट करना है। तो एक सेल की नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट करना है। और जाके सब आज सेल देखना, सेल में देखना कि कौन सा साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा साइड नेगेटिव टर्मिनल है। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कैप वाला साइड है वो पॉजिटिव है और जो फ्लैट है वो नेगेटिव है। फिर आप देखोगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो नहीं पता था, लेकिन जब आप टॉर्च में सेल लगाते हो तो इसी कॉन्सेप्ट पर लगाते हो कि एक के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके आप बैटरी बना रहे होते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे होते हो और आप इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ रहे होते हो, लेकिन डे टू डे लाइफ में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आप वो काम कर रहे होते हो। फिजिक्स आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, आपकी हर एक्टिविटी में फिजिक्स है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्विच के बारे में बात करते हैं। स्विच इज अ कंट्रोलर ऑफ अ सर्किट। स्विच इज अ कंट्रोलर ऑफ अ सर्किट। स्विच कैसे सर्किट को कंट्रोल करता है? स्विच अगर आप ऑन कर दोगे
तो जो आपकी सर्किट है वो क्लोज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, सर्किट बिकम कंप्लीट एंड करंट विल फ्लो इन द सर्किट। स्विच ऑन है तो सर्किट कंप्लीट हो गई और सर्किट में करंट फ्लो करेगा। लेकिन वहीं पर अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट ब्रेक है, और एक इनकम्प्लीट सर्किट में, एक ब्रेक सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह ये स्विच जो है वो सर्किट को कंट्रोल करता है। और कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी पावर, जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक वो हमारे लिए यूजलेस है। कोई भी चीज़, कोई भी पावर अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो बिल्कुल यूजलेस है हमारे लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब हम जब चाहते उसे ऑन नहीं कर पाते, जब चाहते उसे ऑफ नहीं कर पाते, तो इट इज़ कंप्लीटली यूजलेस। अब आप ज़रा इमेजिन करके देखो, जितने लोग रात को रूम में लाइट ऑफ करके सोते हो बेटा, सोचो कि इलेक्ट्रिक करंट तो होता लेकिन वो कभी ऑफ नहीं किया जा सकता, तो कितनी ज़्यादा लाइट की वेस्टेज हो जाती, कितनी सारी डिवाइसेस कंटिन्यूअसली हीट हो के बहुत जल्दी खराब हो जाती है ना। तो स्विच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्किट का, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है कि वो कब सर्किट में फ्लो करेगा और कब सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। अब स्विच कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? व्हेन इट इज ऑन द जब ये ऑन रहेगा, सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कंप्लीट। पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल कंप्लीट हो जाएगा और उस टाइम पे स्विच को ऐसे दिखाते हैं, क्लोज्ड। और वहीं जब जो आपका सर्किट है वो इनकम्प्लीट है और स्विच ऑफ है, तो ये जो ब्रैकेट है ये खाली रहेगा, तो स्विच कैसा रहेगा? ऑफ रहेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बल्ब। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट के अंदर बल्ब क्या है? इट इज अ डिवाइस विच यूजेस इलेक्ट्रिक करंट टू जनरेट हीट एंड प्रोड्यूस लाइट। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करके हीट जनरेट कर लेती है और ग्लो करती है और लाइट प्रोड्यूस करती है एंड इल्यूमिनेट द रूम, और कमरे को क्या कर देती है? रोशन कर देती है। फिलामेंट, अ स्मॉल मेटालिक वायर इनसाइड द बल्ब। आप अगर किसी बल्ब को ध्यान से देखोगे तो आपको, देखो मैंने अंदर बनाया, एक पतली सी वायर, मेटालिक वायर नजर आएगी, उसे ही हम फिलामेंट बुलाते हैं। कभी एक नए बल्ब को देखना और एक फ्यूज बल्ब को देखना, जब आप एक नए बल्ब और एक फ्यूज बल्ब को देखोगे तो आपको दिखेगा कि दोनों बल्ब में सिर्फ एक ही फर्क है कि उनके अंदर एक मेटालिक वायर है। तो जो नया बल्ब है उसमें मेटालिक वायर ठीक ठाक है, लेकिन जो फ्यूज्ड बल्ब है उसके अंदर वो मेटालिक वायर टूट गई है, ब्रेक हो गई है। तो ये फिलामेंट, ये मेटालिक वायर करती क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द मेटालिक वायर इट बिकम हीटेड। ये क्या हो जाती है? ये हीट हो जाती है, जनरेट हीट। ये क्या करती है? हीट को जनरेट करती है, जो आपकी फिलामेंट है। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, फिलामेंट गर्म हो जाती है, फिलामेंट गर्म हो जाती है और गर्म होके वो ग्लो करने लगती है और इस तरह वो रूम को इल्यूमिनेट कर देती है। इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड एंड नो करंट फ्लोज थ्रू इट। जैसे ही फिलामेंट टूट जाए, अगर फिलामेंट क्या हो गई? ब्रेक हो गई, तो बल्ब क्या हो जाता है? बल्ब आपका फ्यूज हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता उसमें, क्योंकि सर्किट क्या हो जाती है? इनकम्प्लीट। अगर सर्किट को कहीं से भी ब्रेक कर दिया जाए तो उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा।
बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की। Whenever an electric current passes through a wire or a bulb, it becomes hot. इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी वायर से पास करता है ना, वो क्या कर देता है, उसको गर्म कर देता है। आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो अगर आप मोबाइल को बहुत देर तक चार्जिंग में छोड़ देते हो तो आपकी मोबाइल भी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। असल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके पास एनर्जी होती है, इसी वजह से तो वो मूव कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, है ना। आपने ये तो देखा होगा ना कि मान लो कहीं से आप दौड़ते हुए आ रहे हो बहुत जोर जोर से, तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। ये नोटिस किया है आपने? ऐसे सीढ़ियों पे से दौड़ते हुए आ रहे हो तो आपको बहुत गर्मी लगने लगती है, रूम में आके तुरंत फैन ऑन करते हो। अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो थोड़ा भी ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ लो, थोड़ा भी दौड़ के आओ तो गर्मी ज़्यादा लगने लगती है और आप तुरंत फैन ऑन करते हो, एसी ऑन करते हो। तो बेटा होता क्या है कि यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, वो एनर्जी जो मूव करते वक्त आपके पास है उसको बुलाते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये हीट एनर्जी, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ना, तो मूव करते हैं जब वो किसी भी वायर से, किसी भी मेटल से, तो उनकी कुछ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट कर देते हैं वो जिस भी चीज़ में फ्लो कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट हीट जनरेट करता है उसको ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम जान जाते हैं किसी चीज़ का नेचर कि वो क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या पावर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो हीट कर सकता है। तो वो हीट कर सकता है तो हम उसकी इस पावर का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। किस तरह यूज़ करते हैं हम देखेंगे, कितनी सारी डिवाइसेस हैं जो इसी हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड हैं। ज़रा सा सोचो और अपने आसपास देखो कि इलेक्ट्रिक करंट से की वजह से कौन कौन सी डिवाइस है जो हीट प्रोड्यूस करती हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बहुत सारे नाम आएंगे आपके सामने, कुछ मैं ही ले लेती हूँ, जैसे कि बल्ब, आयरन, केटल, गीजर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही बेस्ड है। वो इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक करंट किस मटेरियल को कितना हीट करता है, ये उस मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का नेचर क्या है। कॉपर और एल्युमिनियम को इलेक्ट्रिक करंट इतना हीट नहीं करता, लेकिन वहीं निक्रोम के जो वायर होंगे उसको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हीट कर देगा। वायर जितना ज़्यादा लंबा होगा, जैसे आप जितनी लंबी जर्नी करके आओगे उतना ज़्यादा आपको गर्मी लग रही होती है ना, वैसे ही वायर जितना ज़्यादा जो है वो लंबा होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी। वायर अगर पतला होगा तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, मोटा होगा तो उसको टाइम लगेगा गर्म होने में। इसीलिए आप देखते हो कि जो डिवाइसेस जिनको ज़्यादा करंट चाहिए होता है, जैसे कि आयरन जो है आपका, आयरन जो है, या हीटर जो है आपका, आयरन के बिना काम चलेगा, बल्ब के बिना नहीं ना। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। हीटर जो है, इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो इनके जो वायर्स होते हैं ये काफ़ी मोटे बनाए गए होते हैं। क्यों वायर्स मोटे बनाए गए होते हैं? क्योंकि उन वायर्स से भी जो है इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वायर्स बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएं और फिर वो वायर्स जल जाएं, ब्रेक हो जाएं, इसलिए उनकी वायर्स को बहुत मोटा बनाया गया रहता है। और ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, बल्ब, आयरन, केटल, गीज़र, हीटर, तो ये ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं जो बहुत जल्दी हीट हो जाएं, जिसकी वजह से आपके बल्ब से रूम इल्यूमिनेट हो पाता है, आयरन से आपके कपड़े प्रेस हो पाते हैं, केटल जो है आपको
पानी चाय वगैरह गर्म करके देती है, गीज़र से पानी गर्म होता है आपका, है ना। हीटर तो है ही आपका जिससे आपको ठंड में राहत मिल पाती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो सेवियर है ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, प्रोटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाने वाला है वो, है ना। कैसे बचाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट को? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, जब जितना करंट आपके घर को रिक्वायर्ड है, अगर उतना करंट इलेक्ट्रिक फ्यूज से पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्यूज आराम से रहेगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है या हुआ कि जो सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा लीकेज हो गई, किसी तरीके से आपके घर में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई आ गई, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी ये है कि ये तुरंत जो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, मतलब जैसे ही थोड़ा सा हीट होगा मेल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आई और जैसे ही हीट हुआ तुरंत क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है और सर्किट को कर देता है ब्रेक। सर्किट को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घर में आगे सप्लाई ही नहीं हो पाती और इस वजह से आपकी घर के जो सारे अप्लायंसेस हैं वो सेफ रहते हैं, इवन आप भी सेफ रहते हो। अगर उतना सारा इलेक्ट्रिक करंट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट आपके अप्लायंसेस में फ्लो होगा तो वो हीटअप हो जाएंगे, वो फिर वो बर्न होंगे तो फायर जनरेट हो जाएगी और लाइफ भी रिस्क में आ सकती है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो सेवियर है, वो सेवियर इलेक्ट्रिक सर्किट का, और वो आपके लिए भी एक सेवियर का काम करता है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी, एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो नुकसान है उससे आपको सेव करता है। If a high current flows through the wire, it generates high heat. If electric current exceeds its limit, the wire in the circuit gets overheated and may cause accident. अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो अपनी लिमिट एक्सीड कर देगा तो जो सर्किट के वायर है वो ओवरहीट हो जाएंगे और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक्सीडेंट कॉज होगा, एक्सीडेंट होंगे। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। कितनी हीट किसी वायर में प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पर, उसके लेंथ पर और उसकी थिकनेस पर। जैसा कि मैंने बताया, कुछ मटेरियल जैसे एल्युमिनियम, कॉपर इतनी जल्दी हीट नहीं होते, लेकिन वही निक्रोम जो है आपका, वही जो निक्रोम है आपका वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है। वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा है उतना जल्दी वो हीट हो जाएगा, वायर जितना पतला है उतना जल्दी वो हीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के दूसरे इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। वो क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस इफेक्ट को समझने के लिए बेटा आप चाहो तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना है? आपको घर में पड़ी हुई एक कील ले लेनी है, नील ले लेना है, कॉपर की एक वायर लेनी है और चारों ओर उस कील के लपेट देना है। उस कील को बैटरी से कनेक्ट कर देना है, सेल से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि वो आयरन, और फिर उसके चारों ओर आयरन स्प्रिंकल कर देना। आप देखोगे कि वो आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। आप पूछोगे कि मैम क्यों, कैसे, ऐसा क्यों करने लगेगा वो? क्योंकि
वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और उसको हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट, इट इज अ सब्सटेंस विच बिकम मैग्नेटाइज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्पररी मैग्नेट है जो कि मैग्नेटाइज हो जाता है। एक टेम्पररी मैग्नेट है जो कि मैग्नेटाइज कैसे हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके मैग्नेटाइज हो जाता है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो मैम इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ खास बात क्या है, स्पेशल बात क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो आपके लिए उतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो वो आपके लिए तुरंत बहुत यूज़फुल बन जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना? जब चाहो ऑन कर दोगे, जब चाहो ऑफ कर दोगे, तो वो आपके लिए यूज़फुल हो गई। अब मान लो अपने घर में पंखा लगवा दिया और अब हम ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहेगी, फ्लो करती रहेगी उसमें, तो एक तो पंखा बर्न हो जाएगा आपका। और चलो हम मान लेते हैं कि पंखा जो है वो जला नहीं, तो गर्मी है तो ठीक है, पंखा आपका फैन जो है वो रन कर रहा है। ठंड में फैन बंद ही नहीं हो रहा है, फिर कैसे रह पाओगे रूम में, है ना? तो ये तो मैंने बताया आपको अभी कि जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पावर यूजफुल तभी है जब पावर कंट्रोल करने हमको आती है। तो जो आपका नॉर्मल मैग्नेट है, आप में से कितने लोग बता पाएंगे कि मैग्नेट क्या होता है? वीडियो को पॉज करके अपने वर्ड्स में लिखिए व्हाट इज मैग्नेट। ये मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आप सब अपने पास रखिए कि मैग्नेट होता क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं करूँगी, इसका आंसर आप करेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़रूरत है या क्या फ़ायदे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, मैग्नेट से ये बेहतर क्यों है। मैग्नेट जो है वो हमेशा आयरन या निकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट सिर्फ तब तक मैग्नेटाइज रहता है, तब तक एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा जब तक हम चाहेंगे। जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तब तक वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ मैग्नेट। और जैसे ही हम चाहेंगे कि अब वो एक नॉर्मल सब्सटेंस बन जाए और मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाए, वो एक नॉर्मल मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अभी हम आगे देखेंगे कि उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ये एक डेफिनेशन देख लेते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये जब भी किसी वायर से पास करता है तो वो उस वायर को एक मैग्नेट बना देता है। When an electric current passes through a wire, it behaves like a bar magnet. जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास करता है तो कैसा बिहेव करने लगता है? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये डेफिनेशन देखते हैं छोटी सी। An iron nail behave like a magnet as long as current flows through the circuit. देखो यहाँ मैंने जो आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने को दिया उसकी एक इमेज दी हुई है, उसको जरा सा देख लो। एक आयरन नेल में क्या करो, कॉपर की वायर लपेट दो, उसे बैटरी से कनेक्ट कर दो। आप देखने लगोगे कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बुलाते हैं। इट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। whenever electric current flow through the wire it behaves like a strong magnet. बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब मैग्नेट का यूज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है? तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है लोड्स को, हैवी लोड्स को लिफ्ट करने में। ऐसी चीजें
जो कि आयरन से बनी हुई है, लोहों से बनी हुई है और हैवी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको ईजिली, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके हम उसको ईजिली लिफ्ट कर लेते हैं। कैसे लिफ्ट करते हैं? जब उनको उठाना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, ठीक है। क्रेन जो होता है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें, ठीक है। तो जब हम चाहते हैं कि हम किसी लोड को लिफ्ट करा लें तो हम क्या करते हैं कि हम स्विच ऑन करते हैं और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो जो आयरन की जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर वो आयरन का है तो वो उससे अट्रैक्ट होगा, उससे जा करके चिपक जाएगा, ठीक है, ओके। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और उस चीज़ को अट्रैक्ट कर देता है। फिर उसे जहाँ पर ले जा करके हमको छोड़ना होता है, ठीक है, प्लेस करना होता है वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम डीमैग्नेटाइज कर देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते हैं। और फिर जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। तो जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है हमारा, वो फिर जो उससे अट्रैक्टेड था वो अब अट्रैक्टेड नहीं रहेगा और वो उससे अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं लोड को लिफ्ट करने के लिए। सेकेंड, मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स। ये जो मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स है, ये मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल करके चलती हैं। ये रिपल्शन की वजह से ही जो है मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स जो हैं वो आपकी चल पाती हैं। उसके अलावा मेडिकल फील्ड में एमआरआई जो आप कराने जाते हो वो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर की इमेज जो है उसे कैप्चर करने के लिए एमआरआई में इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है। टॉयज, ऐसे बहुत सारे खिलौने हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं हम। और आपके यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं आपके घरों में जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट ही इस्तेमाल में आता है। आपके मोटर्स हो, वो आपका इलेक्ट्रिक बेल हो, और ऐसी बहुत सारे डिवाइसेस हैं आपके घरों में जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं। आपको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पता लगाने की ज़रूरत है। ये मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि नेम द डिवाइसेस विच इज़ बेस्ड विच कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसी डिवाइसेस का नाम, ऐसी डिवाइसेस की लिस्ट जरा सा देखिए जो आपके घर में हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट विच यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करती हैं और चलती हैं। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज करके वर्क करती है। ये कैसे वर्क करती है, क्या करती है, इसको ज़रा सा समझते हैं। तो ये क्या क्या कंसिस्ट करती है? तो ये एक वायर का कॉइल कंसिस्ट करती है। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा, कॉइल ऑफ अ वायर कंसिस्ट करती है। एक हैमर, ये हैमर जो है, ये एक हैमर जो बेल बजाने के लिए हैमर होता है वो कंसिस्ट करती है। एक आयरन की स्ट्रिप, कंसिस्ट करती है। बैटरी और स्विच भी कंसिस्ट करती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक बेल एक सर्किट होता है जिसके अंदर वायर की कॉइल होती है, हैमर होता है, आयरन की स्ट्रिप होती है। अब मैं समझाती हूँ कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है। तो आपके सामने आप देख रहे हो, आपको एक सर्किट दिख रहा होगा। इस सर्किट में आपको वायर की कॉइल दिख रही होगी। तो जब आप स्विच को प्रेस करते हो तो सर्किट जो है वो, स्विच को प्रेस करने पर सर्किट जो है वो ये स्विच है आपका, ये जो आप देख रहे हो
आप देख रहे हो ये आपका क्या है, स्विच है, ठीक है। तो ये अभी ओपन है, स्विच को ओपन स्विच को दिखाने का ये भी एक साइन है। तो ये स्विच अभी ओपन है, ठीक है। जैसे ही आप प्रेस करोगे स्विच जो है वो ओपन, यानी कि स्विच ऑफ है, ठीक है। सर्किट ओपन है, स्विच ऑफ है। जैसे आप उसको प्रेस करोगे सर्किट क्लोज हो जाएगा और स्विच ऑन हो जाएगा। और इस सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा तो इस वायर के कॉइल में भी क्या फ्लो होने लगेगा, इस वायर के कॉइल में भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा। वायर के कॉइल में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो आप ये देखोगे कि जो वायर का कॉइल है ये एक आयरन यू शेप्ड आयरन को कंसिडर कर रहा है। और ये कैसे बिहेव करने लगेगा, ये जैसे ही एक कॉइल्ड वायर जो कि आयरन के चारों कॉइल्ड है उसमें करंट फ्लो होने लगता है तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह जैसे ही वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगी तो यानी कि वो दूसरे आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेगी। यहाँ पर हमने आयरन की स्ट्रिप लगाई हुई है। अब ये आयरन की स्ट्रिप अट्रैक्ट होके इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, इस कॉइल की तरफ जाएगी। जब जाएगी तो ये हैमर आके यहाँ पे इस घंटे जैसी जो भी चीज़ है इस पर हिट हो जाएगा। जैसे ही इसको हिट करेगा आपको बेल की रिंग, और ये प्रोसेस इतना फास्ट होगा कि आपको एक बेल की कंटिन्यूअस रिंग सुनाई देगी। और जब आप स्विच एक बार प्रेस करते हो तो आप देखते हो कि वो स्विच ऐसा होता है कि आप जब एक बार प्रेस करोगे तो ऑन होगा और फिर खुद ही ऑफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है उस स्विच को कि ऐसे आप ऑन करके छोड़ देते हो, आप एक बार प्रेस करते हो वो वापस ऑफ वाली पोजीशन में आ जाता है। तो बिल्कुल वहाँ पे सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ कुछ सेकेंड्स के, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए फ्लो होगा और उसमें जो है आपकी बेल रिंग करेगी। उसके बाद उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो वापस से जो ये यू शेप्ड आयरन है, ये जो कॉइल है ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और ये आयरन की स्ट्रिप जो अट्रैक्टेड थी वो वापस पीछे की तरफ आ जाएगी। और इसीलिए आप जब एक बार बेल बजाते हो तो सिर्फ आपको एक ही रिंग सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं। और नए सवालों को देखते हैं। तो अब नया सवाल ये है कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? और हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में लास्ट इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 8 से बीएससी की एनसीईआरटी में जो चैप्टर है उसका नाम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बेटा पहले हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट भी पढ़ाया जिससे आप रिवाइज कर पाओ, याद कर पाओ कि अच्छा करंट के ये भी दो इफेक्ट थे। वैसे ही तीसरा इफेक्ट जो है वो है केमिकल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम केमिकल रिएक्शंस भी कराते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम नए नए जो केमिकल हैं उनका फॉर्मेशन करा पाते हैं, नए प्रोडक्ट बना पाते हैं। इसके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूजेस जो हैं, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि आप यहाँ पर स्टडी करोगे वो है इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस जो है आपका, उसमें आपका जो मॉलिक्यूल है वो हम इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल पर कोट कर देते हैं। ऐसा करने से हमको फ़ायदा क्या होता है? ऐसा करने से हमें दो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये एस्थेटिक्स और दूसरा प्रोटेक्शन। एस्थेटिक्स मतलब सुंदरता। एक मेटल की लेयर पे जब हम दूसरे मेटल की लेयर को कोट करते हैं तो वो
जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं कि प्रोटेक्शन के पर्पज से भी हम एक मेटल की लेयर पर दूसरे मेटल की लेयर को कोट कर देते हैं। पहले हमारा सवाल है डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहले इस सवाल का जवाब देंगे, फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस तक पहुंचेंगे कि क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हाँ बेटा, बहुत सारे लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वो सारे लिक्विड जिसमें जो एसिड, बेस या सॉल्ट कंटेन कर रहे हैं, एसिड, बेसिस या सॉल्ट कंटेन कर रहे हैं, वो सारे लिक्विड जो हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वो सारे लिक्विड जिसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन वो लिक्विड्स जिसमें चार्ज पार्टिकल्स नहीं हैं, जैसे कि आपका डिस्टिल्ड वाटर, जैसे कि आपका डिस्टिल्ड वाटर, जैसे कि आपका डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। अब हम देखेंगे कि लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये हम पता कैसे करेंगे कि कौन से लिक्विड कर रहे हैं, कौन से लिक्विड नहीं कर रहे हैं। तो और ठीक है, और कुछ लिक्विड्स हो सकता है कि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो। डिटेक्शन ऑफ फीबल करेंट, कुछ जो लिक्विड्स हैं वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंटेन कर रहे हैं। तो ये इसको हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने का क्या तरीका है? यूजिंग एलईडी जो होती है उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती। अगर थोड़ी भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो एलईडी जो है वो आपकी ग्लो करने लगती है। ठीक है, तो एलईडी का इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारा लिक्विड है उस लिक्विड से में हम जो हमारा लिक्विड है उसमें हम वायर, इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, वहाँ से एक सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे और उसमें एलईडी जो है वो कनेक्ट कर देंगे। अगर एलईडी ग्लो कर रही है तो इसका मतलब है कि जो है आपका लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। दूसरा तरीका पता करने का कि डू दैट लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। हम लिक्विड लेंगे, लिक्विड में इलेक्ट्रोड्स डालेंगे और हम एक सर्किट फॉर्म करेंगे और सर्किट बनाने के बाद जो है मैग्नेटिक कंपस का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक कंपस थोड़ा भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट पाता है तो उसकी नीडल्स जो है वो डेविएट करने लगती हैं, अपनी पोजीशन से मूव करने लगती हैं। तो थोड़ा भी अगर ऐसा होगा तो उसकी नीडल्स जो है वो मूव करने लगेंगी, डिफ्लेक्ट करने लगेंगी और ये शो करेगा कि वो वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अगर लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। तो ये वो दो तरीके हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब हम केमिकल इफेक्ट के बारे में आकर के बात करते हैं। तो जब हम केमिकल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस को समझना है बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एक सॉल्यूशन में। अभी हमने देखा ना कि लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जिस चीज़ को हमें ब्रेक करना होता है और नए प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं तो उसके सॉल्यूशन में हम क्या पास कराएंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे। कॉजेस केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। जिस भी चीज़ को हमें ब्रेक करके कंपोनेंट्स बनाना है तो हम क्या करेंगे? उसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे जिससे कि नए कंपोनेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। अब इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग अ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो प्रोसेस है डिकम्पोज करने का इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके,
इसे ही हम क्या बुलाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या मिल जाता है, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें जो है, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। पोटैटो एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पोटैटो में भी फ्लो करती है, पोटैटो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और ये भी शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ केमिकल इफेक्ट, और वो पोटैटो में केमिकल रिएक्शन जो है वो कॉज करती है, अकर करती है। इसमें आप करते क्या हो, बस कुछ नहीं, आप जो है पोटैटो लोगे, पोटैटो में आप इलेक्ट्रोड्स लगा करके एक सर्किट बनाओगे, एक बल्ब लगाओगे, बैटरी लगाओगे, फिर आप देखोगे कि करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने से क्या हमें पता चलता है कि पोटैटो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पोटैटो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है पोटैटो का, वो पॉइंट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वो ग्रीनिश हो चुका है। तो वो ग्रीनिश क्यों हो चुका है, वो ग्रीनिश इसलिए हो चुका है क्योंकि वहाँ एक केमिकल रिएक्शन अकर हुआ, वहाँ पोटैटो में केमिकल रिएक्शन हो रहा था। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसका वो दिखता कैसे है, एक कलर चेंज आता है, स्मेल में चेंज आता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है। तो ये ग्रीनिश कलर इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर पोटैटो के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की वजह से क्या हो गया है, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से सीख सकते हैं, ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट होता है। आप जिन सेल्स का यूज करते हैं वो अलेक्जेंडर वॉल्टो ने इन्वेंट की थी। इसीलिए ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स का, ड्यूरो सेल का इस्तेमाल करते हैं, वो अलेक्जेंडर वॉल्टो की इन्वेंशन है। उन्होंने सबसे पहली बार इन सेल को इन्वेंट किया था, जहां उन्होंने केमिकल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई थी। इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल कहते हैं। इसीलिए हम क्या बुलाते हैं, इसे इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल बुलाते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि किस तरह केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी का जो रिश्ता है वो बड़ा पुराना है। केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, सेल्स में केमिकल रिएक्शन होता है और उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो सोर्स बनता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस कराती है। Electroplating is the process of depositing a layer of any desired metal on another metal means of electricity is called electroplating. Electroplating एक प्रोसेस है जिसमें हम डिजायर्ड मेटल को दूसरे मेटल पर कोट कर देते हैं। ये इमेज में आपको, एक मिनट बच्चा, ये इमेज दिख रही होगी। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। वेट आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रखा है। अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को समझते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है आपका,
उसमें हम क्या करते हैं कि डिजायर्ड मेटल को दूसरे मेटल पर हम डिपॉजिट कर देते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको एक बीकर लेना होगा। इसके लिए आप क्या लोगे, एक बीकर लोगे। बीकर्स लोगे, के लिए आप बीकर लोगे। बीकर्स में एनोड, कैथोड, दो बीकर लोगे बेटा आप। दोनों मेटल बीकर्स में दो मेटल की रॉड, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बुलाते हैं, वो इलेक्ट्रोड्स रख दोगे। इन रॉड्स को आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। इन रॉड्स को आप जो है बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। नेगेटिव टर्मिनल को आप एनोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। कैथोड में आप उस मेटल को रखोगे जिसको आपको कोट करना है, जिस पे आपको लेयर चढ़ानी है, और जिस डिजायर्ड मेटल की लेयर चढ़ानी है, डिजायर्ड जो आपका मेटल है उसे आप कहाँ रखोगे, एनोड साइड पे। एनोड साइड पे आप कौन सी मेटल रखोगे, डिजायर्ड मेटल रखोगे। और कैथोड साइड पे आप क्या रखोगे, कैथोड साइड पे आप वो मेटल रखोगे जिसे हमें क्या करना है, कोट करना है, जिसे हमें क्या करना है, कोट करना है। जिस मेटल को हमें कोट करना है उसे हम कैथोड पे रखेंगे, और जिस मेटल से हमें कोट करना है उसे हम एनोड साइड पे रखेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि केमिकल रिएक्शंस होंगे और जो ये आपकी डिजायर्ड मेटल है ये जाकर के कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी। इस तरह आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो पहले हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं। चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए जो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। देखो सिल्वर और गोल्ड ना बड़ा ही सुंदर दिखता है, तो हम जो लेस एक्सपेंसिव मेटल्स हैं उन पर क्या करते हैं, हम सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं और फिर उन ज्वेलरीज को हम वेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सुंदर लगते हैं, ज्वेलरी सुंदर लगती हैं और हमारा बहुत खर्च भी नहीं होता। तो एस्थेटिक्स के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। इसके अलावा जो आपकी कार होती है, जो
जो भी आयरन से बनी हुई चीज़ें होती हैं उसमें हम क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं, है ना। बाइक में वो जो लड़ जाता है, अब खरोच आ जाती है तो बहस होने लगती है ना, फिर आपकी बाइक वहाँ पर कैसी गंदी सी दिखने लगती है, क्योंकि आयरन दिखने लगता है, ऊपर कोटिंग रहती है क्रोमियम की, तो बाइक आपकी अच्छी दिखे। क्रोमियम एक एक्सपेंसिव मेटल है, तो हम क्रोमियम से बना नहीं सकते, हम बनाते हैं आयरन से। कोटिंग किसकी कर देते हैं? क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं। जो आपके कैन्स होते हैं वो भी आयरन से बने होते हैं, उनमें टिन की कोटिंग होती है। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो रस्टिंग, आयरन के साथ रस्टिंग की भी बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम जिंक की भी कोटिंग करते हैं। कार के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे हम क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, तो उसका रीज़न ये भी है कि हम उसे प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि आयरन बहुत जल्दी उसकी रस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्निंग, साइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स, इन सब पे हम किसकी कोटिंग कर रहे होते हैं? क्रोमियम की, कि वो सुंदर भी दिखे और रस्टिंग वगैरह भी ना हो। जिंक की कोटिंग हम किस पे करते हैं? जिंक की कोटिंग जो है वो हम करते हैं कि जो हमारा मेटल है उसे रस्ट से, उसे करोजन से बचाया जा सके। जो फूड कैंस होते हैं उन पर भी टीन की कोटिंग होती है। जो फूड कैंस होते हैं उन पर टीन की कोटिंग होती है, आयरन से बने होते हैं, टीन की कोटिंग कर दी जाती है। जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका जो विजार होता है वो गोल्ड प्लेटेड होता है। वो कैसा होता है? वो गोल्ड प्लेटेड होता है। वो उनकी आईज और स्किन को बचा के रखता है। क्यों हम गोल्ड की कोटिंग करते हैं? गोल्ड की कोटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि गोल्ड इज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। गोल्ड जो है वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर है। तो जब इंफ्रारेड रेज, इलेक्ट्रोलाइट, जब इंफ्रारेड जो रेडिएशंस हैं जो कि आपके विजार पर पड़ेंगी वहाँ पर, तो वो डैमेज कर सकती हैं एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोनॉट की स्किन को। जो यूवी रेज हैं, जो इंफ्रारेड रेज हैं, वो जो हैं वो डैमेज कर सकती हैं स्किन को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? हम गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे उनकी स्किन जो है, उनकी आईज जो है वो सेफ रह सके। तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने यही कुछ टॉपिक्स को समझा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। फिर हमने देखा कि उनके मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होते हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट होता है, केमिकल इफ़ेक्ट होता है। केमिकल इफ़ेक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं? हीटिंग और मैग्नेटिक के भी एप्लीकेशंस देखे, केमिकल इफ़ेक्ट के भी एप्लीकेशंस देखे, और इस तरीके से हमने आज एक चैप्टर कवर कर लिया। इस चैप्टर से रिलेटेड जो डाउट्स, जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज हैं आपके पास, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा कि मैं उनका जवाब आपको दे पाऊँ। और एक बार चैप्टर को ज़रूर रीड कीजिएगा, वीडियो देखते वक्त नोट ज़रूर बनाया करिए, और बस खुश रहिए, मस्ती से पढ़िए, ठीक है। और अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और रिलेट करने की कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ों का आपकी रियल लाइफ से कितना कनेक्शन है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर मैं एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।